तो देखिए, 3 जो नए कानून लागू किए गए हैं उसके अलग अलग उसके लिए प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, रिएक्शन सामने आ रहे हैं। पॉलिटिकली अगर हम राजनीतिक लिहाज से बात करें तो विपक्षी तमाम नेता इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ अधिवक्ता ऐसे भी हैं जो पूरी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या उसके फायदे हैं क्या नुकसान है उसके बारे में भी हमें जानकारी दे रहे हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से संशोधन किया गया है और बहुत सारी धाराओं में बदलाव किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो देखा जा रहा है वो ये है कि भारत में अगर न्याय मिलना देरी ना हो न्याय मिलने में, और साथ ही साथ में बहुत ज्यादा मुश्किलातों का सामना ना तो पुलिस को करना पड़े ना ही विक्टिम्स को। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं और उन सभी से हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्या उनकी मत है, उनके राय है। हमारे साथ में रमेश बिधूड़ी जी जुड़ गए हैं, पूर्व सांसद है बीजेपी से, आदिश भारद्वाज जी प्रवक्ता कांग्रेस से, अनामिका परासर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता जुड़ गई है। अनामिका जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, बहुत स्वागत है आपका, कि कैसे आप इन 3 नए कानूनों को देख रही हैं, इसका क्या फायदा कितना नुकसान? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये इम्प्लीमेंट के लिए जो कह रहे हैं सब कोई कि ये आज से इम्प्लीमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है। डेट ऑफ ऑफेंस बहुत मैटर करेगा इसमें, क्योंकि रात जैसे 1 जुलाई से अगर ये चीज की तो रात 12 बजे के बाद से जो भी घटना विदित हुई है कहीं पे भी, वहां पे इन नए कानूनों के अनुसार न्याय किया जाएगा। जो इससे पूर्व की घटनाएं हैं वो जो हमारी पूर्व पहले की जो न्याय दंड संहिता है, जो हमारी आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट है, उसके अनुसार उनका जजमेंट किया जाएगा। एंड जो आज से जो भी अगर कहीं पे भी, क्योंकि एक छोटी सी चीज है ना, तो क्राइम पहले जैसा रह गया, क्योंकि पहले के जमाने आप अगर देखेंगे जब ये लॉज बनाए गए थे अंग्रेजों के जमाने में, तो शायद हमारा क्राइम रेशियो इतना तगड़ा नहीं था जितना आज के डेट में है। इसलिए इसमें अमेंडमेंट्स की, रिपीलमेंट्स की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। और जो पेंडेंसी है कोर्ट की, अगर आप देखेंगे कि 10-10 साल से भी हमारे कुछ केसेस ऐसे आप देखेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद निकाला गया कि कितनी पेंडिंग है, किस ईयर से कितने पेंडिंग केसेस हैं, उन सब की एक लिस्ट हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हर जगह पे डिस्प्ले की गई, जिससे लोगों को क्लियरिटी मिली कि भाई अब इतने साल के ये जो पुराने केसेस है उनको हाईलाइट किया गया कि पहले आप इनको निपटाओ। तो उस तरीके से ये चीजें जो इम्प्लीमेंटेशन आई है न्यू लॉ के, इसमें एक टाइम बार्ड है कि भाई आपको इतने टाइम के अकॉर्डिंग ये चीजें करनी है। और नो डाउटली कुछ चेंजेस आए हैं, कानून वही है, थोड़े बहुत उनमें एड ऑन किए गए हैं कि जिनसे लोगों को, नागरिक को, भारतीय नागरिक को ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके और लोग कानून की मदद लेने में डरे नहीं कि भाई तो केस कोर्ट में चला गया तो लंबा ही जाएगा। ये कॉन्सेप्ट एटलीस्ट लोगों के दिमाग से निकल जाए, इसलिए ये चीजों का हम सभी अधिवक्ता इसका स्वागत करते हैं। और 3-4 महीने से ही अगर कहीं जाए तो बहुत सारे सेमिनार किए गए हैं, बहुत सारी क्लासेस की गई हैं, जिसमें कि हमें भी समझाया गया कि हम कैसे आगे इन चीजों को लोगों को समझाएं। ऑलरेडी अगर आईपीसी की बात करें तो इवन पुलिस का जो वर्क है उनमें भी सॉफ्टवेयर लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है, जो 2 महीने से इसके ऊपर वर्क कर रहा है, सो दैट कि अगर आज के डेट के बाद जो भी न्यू एफआईआर लॉज होते हैं उनमें न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता करके जो भी चेंजेस आए उसके ऊपर ऑलरेडी वर्क किया जा रहा है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि हम ये नहीं कह सकते कि आनंद फानंद में आज की तारीख से ही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेट ऑफ ऑफेंस बहुत मैटर करता है, जो पहले के जो भी ऑफेंसेस है उनको पहले के नियम के अकॉर्डिंग ही ट्रीट किया जाएगा। और आज से ये जो नया संहिता हमारी लागू हुई है, ये आज से जो भी क्राइम होता है वो इनके अंडर में उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है आदेश जी, आपने अधिवक्ता को भी सुना है क्या कहना है, और इसके पहले भी एक्सप्लेनेशन कहीं कहीं दिए जा रहे हैं, फिर विरोध क्यों? शिवांगी जी, विरोध ये कि पार्लियामेंट को ये संवैधानिक अधिकार है कि वो कोई भी कानून बना सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पार्लियामेंट की और लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि हम उसके ऊपर व्यापक चर्चा कराने के बाद किसी कानून को अमली जामा पहनाते हैं। आप देखिए कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 80% कानून जो बने हैं वो स्टैंडिंग कमेटियों को नहीं भेजे गए हैं, सीधे लिए और सरकार ने कानून का अमली जामा पहना दिया। आज से पहले इस देश में जितने कानून पार्लियामेंट से बनते थे, पहले हम स्टैंडिंग कमेटी को भेजते थे, वो बारीकी से उसके ऊपर जांच करती थी। पुलिस में बहुत सारे रिफॉर्म्स होने की आवश्यकता है, समय समय पे हमने कमेटियां बनाई हैं, रिफॉर्म्स करने के लिए बहुत सारे सुझाव हैं, लेकिन सरकार किसी भी सुझाव को ठीक से या सीरियसली लेती नहीं है। आप जिस तरह से कहा कि अभी 15 दिन का ट्रायल था, इसको बढ़ा के सरकार ने 90 दिन कर दिया, तो ये 90 दिन करने की आवश्यकता क्या है? और 15 दिन में हम उसको कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते थे? तो इसलिए नहीं कर पाते थे कि मान लीजिए मैं बुराड़ी विधानसभा से संबंध रखता हूँ,
मेरे बुराड़ी थाने के अंदर 168 सैंक्शन पोस्ट हैं दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की, लेकिन वहां पे 80 व्यक्ति मुश्किल से हैं। तो जब उसकी स्ट्रेंथ ही आधी है, तो जिस काम को एक व्यक्ति के पास अगर 4 केस होने चाहिए थे, अगर वो व्यक्ति 15-15 केस उसके हाथ में होंगे तो वो अपनी तैयारी और सब चीजें समय से नहीं कर पाता। तो लिहाजा हमें सबसे पहले रिक्रूटमेंट करना चाहिए और हमें पुलिस फोर्स को बढ़ाना चाहिए। मैं उदाहरण के रूप में आपको देना चाहता हूं, बड़ी सहज शब्दों में कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर 2002 में हमारे कारपोरेशन में हम आए थे, उससे पहले हाउस टैक्स के अंदर इंस्पेक्टर राज प्रथा थी। जो भी इंस्पेक्टर हाउस टैक्स बनाता था वो 1 लाख रुपए हाउस टैक्स बनाता था। जिसका बनता था वो व्यक्ति इंस्पेक्टर के पास जाता था, उससे चर्चा करता था और 1 लाख का 10,000 रुपए रह जाता था। 10,000 रुपए सरकार को मिलते थे और 10,000 रुपए इंस्पेक्टर साहब की जेब में जाते थे। लेकिन हमें बहुत सारे सुझाव आए, उनमें एक सुझाव ये आया कि हमें कैटेगरी वाइज बना देना चाहिए, दिल्ली में कैटेगरी बनानी चाहिए और कैटेगरी वाइज रेट को आइडेंटिफाई कर दें, रेट फिक्स कर दें। हमने वो रेट फिक्स किया। कल ही एमसीडी का हाउस टैक्स का लास्ट डेट थी, आप देखिए कितना कलेक्शन हुआ। किसी इंस्पेक्टर को किसी के घर नहीं जाना पड़ता है, खुद आदमी घर में बैठ के काम कर लेता है। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि क्या हमने इंस्पेक्टर राज को बढ़ाना है या पुलिस से लोगों के ऊपर अत्याचार करना है। मैं बड़े एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं कि अभी नवंबर के अंदर जब किसान आंदोलन करने के लिए दिल्ली आना चाहते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 1 साल आंदोलन चलने के बाद किसानों को कुछ आश्वासन दिए कि आप ये आंदोलन खत्म कर दीजिए, हमने 3 कानून गलत तरीके से बनाए, हम इनको वापस लेते हैं और जो आपके ऊपर ये मुकदमे हैं, दूसरी आपकी मांगे हैं, हम इन मांगों ठीक है, मैं लौटूंगी। आदेश जी, समझ के मैं आपका उदाहरण समझ गई हूँ। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। रमेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश जी, जब सदन में कानून पारित हुआ तब आप भी मौजूद ही थे उस समय। विपक्ष की शिकायत है कि उनके सुझाव सुने नहीं गए। आदेश जी भी अभी बता रहे थे कि कई सुझाव उनके पास भी है। ये नाराजगी क्यों विपक्ष की? देखो, मैं इस आदेश जी से मेरा परिचय नहीं है, कभी मिला नहीं हूँ आदेश जी क्या कह रहे हैं, लेकिन ये क्या है, एक मानसिकता बन गई है इस देश के अंदर कि कोई अच्छे काम को करने के लिए मैं नहीं कर पाऊं तो दूसरा भी ना कर पाए। अरे भाई, ये कांग्रेस पिछले 60 साल से देश में शासन कर रही थी। आज अगर 180 पुलिस वाले बुराड़ी में चाहिए तो 80 क्यों हैं? ये शॉर्टेज कब से है? कब की शॉर्टेज है? कब का बैकलॉग है? अपनी गिरबान में झांका। नंबर 1। नंबर 2, इस कानून को पार्लियामेंट में लाने के बाद स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया था। स्टैंडिंग कमेटी से अप्रूवल के बाद ही आज ये पास हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी में रेशो के आधार पर जिसकी पार्टी के जितने सदस्य होते हैं स्टैंडिंग कमेटी में उतने मेंबर होते हैं, उसमें चर्चाएं होती हैं, उसमें सारे स्टैंडिंग, ये कानून एकदम पास नहीं किया है। एक नैरेटिव बनाने की जो कोशिश की गई है, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, जनता ने नकार दिया है, तानाशाही तानाशाही तानाशाही। तो ये स्टैंडिंग कमेटी में आने के बाद आया है। नंबर 1। नंबर 2, देश आजाद हो गया 75 साल पहले। अंग्रेजों का 150 साल पुराने बने इंडियन पेनल कोड कानून थे। क्राइम के तरीके बदल गए हैं। क्राइम पहले लठ से, घरों में झगड़ों से, पत्थर से किया करते थे। तो क्राइम के जो तरीके बदल गए हैं, मॉडिफिकेशन अगर हुआ है तो उसके लिए जरूरी था कि पहले क्या होता था, दंड देने के लिए ही कोर्ट काम करती थी। किसी को इंडियन पेनल कोड, किसी को दंड देने के लिए है अदालतें। अब क्या है कि जो विक्टिम है उसको न्याय मिलना चाहिए। अब इसका नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता रखा गया है, ना कि किसी को दंडित किया जाएगा बल्कि किसी विक्टिम को न्याय दिया जाएगा इस कानून के तहत। नंबर 1। नंबर 2, जब सरकारें बनती हैं देश में, कहीं ना कहीं राज्यों में सरकारें बनने के बाद जो जातीय सरकार करती है, सत्ता का दुरुपयोग करती है और उन बेचारे विक्टिम्स की कहीं एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है कहीं भी जाने के बाद। आज उसको ये अधिकार है कि उसको जहां रिलीफ मिलेगा वहां अपनी समस्या कह सकता है और कंपलसरी उसकी एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। बंगाल में, कश्मीर में अगर किसी विक्टिम के साथ बदतमीजी हो रही है तो वो दिल्ली देश की राजधानी में भी आके अपनी व्यथा सुन के एफआईआर दर्ज करा सकता है जी। तो आज जो गरीब लोगों को देश में न्याय नहीं मिलता था, जिनकी अप्रोच होती थी, सिफारिश होती थी, बड़े लोग होते थे, पैसे वाले होते थे, वो रिश्वत देते थे, उनको तो न्याय मिलता था। लेकिन जो गरीब आदमी जिसको कुछ सुनने वाला ही नहीं था, जिसकी को ऊपर तक पहुंच ही नहीं थी, वो बेचारे पिटते रहते थे, मरते रहते थे, आत्महत्या कर, उनको न्याय ही नहीं मिलता था। तो लोकतंत्र का पहला जो परिभाषा है वो लोकतंत्र में सबका सबको अधिकार मिलना चाहिए, सबको काम करने की छूट मिलनी चाहिए। तो इसीलिए जो 150 साल पुरानी
अंग्रेजों के जमाने की पद्धति चली आ रही थी। अब भारत आजाद हो गया, विकसित राष्ट्र की तरफ भारत चल रहा है, तो इसीलिए ये सरकार ने निर्णय लिया है इन तीनों कानून को बदलने के लिए। चाहे वो सत्य जो साक्ष्य के आधार पर न्याय किया जाएगा, जो साक्ष्य होगा उनके आधार और टाइम बाउंड होगा। ये जो पेंडिंग दुनिया भर की फोर्स की अब पुलिस वालों को पता ही नहीं होता जी, ऐसे ऐसे पुलिस वाले अफसर भर्ती थे, उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। अब वो कंपलसरी कर दिया है कि पुलिस के थानों को जितने भी आईओ होंगे सबको इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी कि इस दफा के अंदर इसको ये अगर पेनलाइज किया गया है, इसने जुर्म किया है, तो इसके जुर्म का इलाज क्या है, इसको कैसे तुमने इसकी चार्जशीट फ्रेम करनी है। तो इस कानून में गरीब लोगों को हक मिले, गरीब लोगों को न्याय मिले, इस प्रकार के कानून बनाए गए। अंग्रेजों की जो पुरानी गुलामी की जो चीजें थी उनको खत्म करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। अनामिका जी, देखिए वैसे में सवाल खड़ा हो रहा है, जो 0 FIR का कंसेप्ट हुआ करता था, क्या वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? साथ ही साथ में डेट ऑफ क्राइम के तहत IPC या फिर BNS के तहत कार्रवाई की जाएगी, या फिर डेट ऑफ क्राइम रिपोर्टेड के अनुसार? रिपोर्टेड के अनुसार एक्चुअली नहीं, जो आपका डेट ऑफ ऑफेंस आपको प्रूव भी करना पड़ेगा। जो भी क्राइम, जो मैंने अपने वक्तव्य में सबसे पहले आपको कहा शिवांगी जी, कि जो 12 बजे जी, आपने आदेश जी को सुना होगा, मैं चाहती हूँ आप उस पर भी क्लैरिफिकेशन दें। जी, जो भी ऑफेंसेस रात के 12 बजे के बाद से हुए हैं, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन जो 1 जुलाई के बाद से जो भी ऑफेंसेस हो रहे हैं, वो उसका न्याय BNS के अकॉर्डिंग होगा, भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपके पास कोई ऑफेंस है जो 31 तारीख तक का है, 31 जून तक हुआ है, उसका न्याय जो भी होगा वो हमारे IPC CRPC एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। इन दोनों को मिक्स मत कीजिए, और लोगों को कंफ्यूजन इसी वजह से हो रही है कि भाई हमारा तो ये केस चल रहा था कोर्ट में, अब हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, या इस केस की प्रोसीडिंग कैसे अफेक्टेड हो जाएगी नए BNS के थ्रू। तो ऐसा नहीं है, जो भी डेट ऑफ ऑफेंस मैटर करेगा, जो भी कंसिडरेशन लॉ के अंदर आएगी, वो डेट ऑफ ऑफेंस से ही आएगी। ठीक है, आदेश जी। शिवानी जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि अभी जब नवंबर में हिंदुस्तान के कई राज्यों के किसान दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए आना चाहते थे, तो आपने देखा कि हरियाणा के अंदर हरियाणा पुलिस गांव में जाके मुनादी कर रही थी कि किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य अगर इन किसान आंदोलनों में दिल्ली जाएगा और प्रदर्शन में शामिल होगा, तो उसके परिवार के पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस लोकतंत्र के अंदर अगर कोई आदमी शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहता है तो उसको प्रोटेस्ट का हमारा संविधान अधिकार देता है, लेकिन हरियाणा की पुलिस ने उस संवैधानिक अधिकार के खिलाफ जाके उनके उस संवैधानिक अधिकार का हनन किया और गांव में जाके इस तरह की मुनादियां की। तो मैं सिर्फ ये बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि क्या हम इस तरह की पुलिस का निर्माण करना चाहते हैं, या इस तरह की पुलिस का निर्माण करना चाहते हैं कि जो संवैधानिक रूप से सबको काम करने का अधिकार दे। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आज इस कानून में संशोधन करके जो किया गया है, वो पहले पुलिस के अधिकारी उसकी विवेचना करेंगे। आज किसी का सर फूट जाता है, चोट लग जाती है। ठीक है आदेश जी, और इसी के तहत जैसा कि अनामिका जी ने भी बताया और अन्य अफसरों से भी हमने बात की थी, उन्होंने भी बताया कि 3 महीने से इसके लिए सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं, उसकी विवेचना की जा रही है। मैं लौटूंगी आपके पास में। वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड IPS हैं। विजय, स्वागत है आपका। मैं चाहूंगी कि आप अपना रिएक्शन दें, कैसे इस संशोधन को देख रहे हैं, 3 नए कानूनों को देख रहे हैं, और कितना फायदा कितना नुकसान आम जनता के लिए भी, पुलिस के लिए भी। देखिए, पिछले 4 सालों से इस कानून के ऊपर मंथन चल रहा था। आजादी के बाद से बहुत बड़े वर्ग में ये शिकायत थी कि जो ब्रिटिश कानून है, जो कानून को राज्य करने के लिए अंग्रेज लोग, ब्रिटिश हुकूमत हमारे पर छोड़कर गई थी, उनको कैसे बदला जाए। तो इस बारे में 4 साल से मंथन चल रहा था। लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि कानून में भारी बदलाव किए जाए, जो आज की परिस्थितियों के हिसाब से भारत की जनता के लिए, भारत की आबादी के लिए माकूल हो, उनके हिसाब से उनको न्याय मिल सके। उसी प्रक्रिया के अंदर ये कानून जब लाया गया तो बहुत सारे पार्टीज का ऑब्जेक्शन था कि इसको पार्लियामेंट कमेटी के अंदर लाया जाए। तो एक पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई, जिसकी जो अध्यक्षता थी ब्रजलाल, एक राज्यसभा मेंबर है और यूपी के पूर्व DG हैं, उनकी अध्यक्षता में एक
पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई जिसमें तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस सभी के उसमें जो स्टेक होल्डर्स थे उनको रखा गया और लगभग 22 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की उसमें लॉ मिनिस्टर को भी इंक्लूड किया गया था। एक कमेटी बनाई गई जिनकी वजह से ये तमाम कानून में बदलाव लाए गए हैं, जो कि आने वाले टाइम में जो परेशानियां एक आम आदमी को आती थी, महिलाओं को आती थी, और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। जैसे अभी आप 0 FIR की बात कर रहे थे, अब कहीं भी किसी भी पार्ट में बैठकर आदमी अपनी FIR करा सकता है और अपनी बात सरकार से कह सकता है कि मेरे साथ अपराध हुआ है। उसी तरह महिलाओं के लिए जो बहुत सारे जो लव जिहाद की बात होती थी, लोग झूठ बोलकर अपना धर्म बदलकर शादी कर लेते थे, धोखा देते थे, उनको भी इस कानून में एड्रेस किया गया है। उसके अलावा जो छोटे छोटे अपराध थे, जो 5,000 रुपए से नीचे की FIR थी, अब वो एक NCR के रूप में दर्ज किए जा सकेंगी। उसके अलावा जो आर्थिक अपराध होते थे उनको टेररिज्म से कनेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि जो हमारे देश के लिए विदेशों से बहुत सारी फंडिंग्स होती थी जो आपराधिक कामों में ले जाती थी, टेररिस्ट एक्टिविटीज में लाई जाती थी, उनको अब टेररिस्ट एक्टिविटीज के रूप में लाया गया है। दूसरा, ऑर्गेनाइज्ड जो ऑफेंसेज हैं जिनके अंदर बहुत सारे गैंग्स ऑपरेट करते हैं पूरे इंडिया में, उनके ऊपर ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंडर्स के लिए एक में विशेष प्रावधान किया गया जिससे कि उनकी बेल ना हो सके और उनके खिलाफ यानी कि जी बहुत क्लैरिटी के साथ में इस पूरे कानून को बनाया गया है, तीनों कानूनों को, और उसके बाद अब जाके लागू किया गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, इन कानूनों को आज से लागू कर दिया गया है। हालांकि सियासत अब लगातार इस पे जारी दिखाई दे रही है, आरोप प्रत्यारोप भी दिखाई दे ही रहा है।